आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है द मिडनाइट स्काई। तो आइए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग मूवी की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है 2049 में, जब एक कैटास्ट्रोफी आया था जिसकी वजह से अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया था। इस कैटास्ट्रोफी से अर्थ पर लगभग हर इंसान मर गया था और बचे हुए इंसानों के लिए अर्थ पर रहना पॉसिबल नहीं था क्योंकि वहाँ आयोनाइजिंग रेडिएशन थी। इस कैटास्ट्रोफी से पहले बहुत सारे स्पेस मिशंस लॉन्च किए गए थे और उन्हें ये नहीं पता था कि अर्थ पे कैटास्ट्रोफी आया हुआ है। अर्थ पे आर्कटिक सर्कल में एक ऑब्जर्वेटरी थी जहाँ एक बूढ़ा शख्स अगस्टीन रहता था। अगस्टीन का काम एस्ट्रोनॉट्स के मिशन का ट्रैक रखना था। अगस्टीन पूरी ऑब्जर्वेटरी में अकेला रहता था। असल में अगस्टीन एक रिसर्चर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इंसानों के लिए दूसरे प्लैनेट ढूंढने में बिताई थी। कुछ डेकेड्स पहले दिखाया जाता है अगस्टीन एक लेक्चर दे रहा था जिसमें वो ऑडियंस को बताता है कि यूनिवर्स में इंसानों के लिए और प्लैनेट्स हैं, जैसे K23। लेक्चर के बाद उसके पास एक औरत जीन सुलिवन आती है। वो लोग साथ में बैठकर ड्रिंक्स लेते हैं और सुलिवन उन्हें K23 के बारे में पूछती है। अगस्टीन अचानक नींद से उठ जाते हैं। वो कंप्यूटर पर चेक करते हैं कि एस्ट्रोनॉट्स के कौन कौन से मिशंस सही चल रहे हैं। वो देखते हैं कि सभी मिशंस इनएक्टिव हो गए थे। बस एक मिशन एक्टिव था जिसका नाम एथर था। वो एथर के एस्ट्रोनॉट्स की फोटो देखते हैं। उसमें वो एक औरत को पहचानते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि वो उन एस्ट्रोनॉट्स से कांटेक्ट करेंगे। एथर मिशन पर 5 एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। वो लोग K23 को एक्सप्लोर करने गए थे जो जुपिटर का मून है। उस क्रू में एक एस्ट्रोनॉट सली को बहुत बुरे सपने आते हैं। वो सारा क्रू K23 पर फंस जाता है। सली प्रेग्नेंट होती है और उसके बच्चे का पिता एस्ट्रोनॉट एड होते हैं। सली इस मिशन पर कम्युनिकेशन सिस्टम ऑपरेट करती है। तभी उसे एक अननोन सिग्नल मिलता है जिसके बारे में वो जल्दी से सारे क्रू को बताती है। दूसरी तरफ अर्थ पर अगस्टीन अपना काम कर रहा होता है। फायर अलार्म बजता है। उसके किचन में आग लग गई होती है। वो उस आग को बुझाता है और थक जाने की वजह से किचन फ्लोर पर बैठ जाता है कि तभी वो देखता है कि उसके सिंक के नीचे एक छोटी लड़की छुपी हुई थी। वो उसे देखकर हैरान होता है क्योंकि बचे हुए इंसानों को अर्थ से रेस्क्यू कर दिया गया था, पर ये बेचारी लड़की पीछे रह गई थी। अगस्टीन रेस्क्यू टीम को कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका कोई जवाब नहीं मिलता। अगस्टीन उस लड़की के लिए डिनर बनाता है और वो लड़की उसके लिए एक आइरिस फ्लावर ड्रॉ करती है। अगस्टीन को समझ आता है कि वो उसे अपना नाम बता रही है। उस लड़की का नाम आइरिस होता है। इसके बाद अगस्टीन आर्थर के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है पर फेल हो जाता है। अब रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। आइरिस पहले अगस्तीन के रूम में सोने आती है पर अगस्तीन उसे दूसरे रूम में सुला देता है। आइरिस बीच रात में उठ जाती है और अगस्तीन के रूम में आकर फ्लोर पर सो जाती है। दूसरी तरफ आर्थर K23 से वापस अर्थ की तरफ आ रहा था। उनकी रिसर्च के बाद उन्हें पता चला था कि K23 पर इंसान जिंदा रह सकते हैं। आर्थर के क्रू को कोई आइडिया नहीं होता कि अर्थ पे कैटास्ट्रोफी आया था क्योंकि उस दौरान उनका सारा कम्युनिकेशन कट हो गया था। उन्हें लगा था कि कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई खराबी होगी। वो लोग ना तो अर्थ पर कांटेक्ट कर पा रहे थे और ना ही किसी और स्पेसशिप से। अर्थ पे अगस्टीन अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा होता है और आइरिस उसे देख रही होती है। वो आकर उसकी साइड वाली चेयर पर बैठ जाती है। फिर वो दोनों ऑब्जर्वेटरी से स्टार्स देखते हैं। फिर यहाँ मूवी का प्लॉट अगस्तीन के पास्ट में चला जाता है। वो उस औरत के साथ होता है जो उसे स्पीच के दिन मिली थी जिसका नाम जीन था। वो दोनों रिलेशनशिप में होते हैं और जीन उन्हें डांट रही होती है क्योंकि वो अपने फोन आंसर नहीं करते। वो उससे अपनी प्रेगनेंसी की बात छुपाती है क्योंकि अगस्तीन हमेशा अपने काम के साथ बिजी रहता था और किसी भी इंसान के साथ बॉन्ड नहीं करता था। मूवी का प्लॉट अब फिर से प्रेजेंट में आता है। अगस्तीन ऑब्जर्वेटरी से बाहर आकर कम्युनिकेशन एंटीना चेक करता है। वो देखता है कि वहाँ बहुत सारी बर्ड्स की बॉडीज पड़ी थी जिसका मतलब ये था कि एटमॉस्फेयर बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। एंटीना देखने के बाद अगस्तीन को समझ आता है कि उसकी ऑब्जर्वेटरी का एंटीना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेक हेजन के पास एक वेदर स्टेशन था जिसका एंटीना बहुत स्ट्रॉन्ग था। उससे वो आर्थर से कनेक्ट कर सकता था। अगस्तीन डिसाइड करता है कि वो लेक हेजन जाएगा, लेकिन बाहर बर्फीला तूफान था, इसलिए वो खुद को और आइरिस को बहुत कपड़े पहनाता है। वो दोनों मास्क और गॉगल्स पहन के जेट स्की पर लेक हेजन की तरफ निकल जाते हैं। दूसरी तरफ आर्थर के शिप में अचानक से अलार्म बजने लगता है। उनका शिप अपने रूट से हट गया होता है। उन्हें अर्थ पर वापस जाने के लिए आर्थर को वापस कोर्स पर लाना था। वो K23 के सिग्नल यूज करते हैं और शिप को स्टेबलाइज करते हैं। अगस्तीन और आइरिस एक रात टेंट में बिताते हैं और अगले दिन फिर से लेक हेजन की तरफ निकल जाते हैं। उन्हें रास्ते में एक क्रैश हुआ प्लेन दिखता है। वो देखते हैं कि वहाँ एक लड़के की डेड बॉडी होती है। अगस्तीन आइरिस को कहता है कि वो प्लेन के पास ना आए। खुद अगस्तीन प्लेन के अंदर जाकर चेक करता है। वहाँ अचानक से एक आदमी अगस्तीन की टांग पकड़
पकड़ लेता है। उस आदमी की हालत बहुत बुरी थी। वो अगस्तीन से मदद मांगता है। बाहर आयरिस प्लेन के थोड़ा पास आती है। जब वो उस लड़के की बॉडी देखती है तो वो बहुत डर जाती है और प्लेन के अंदर अगस्तीन के पास चली जाती है। पर अगस्तीन उसे प्लेन से बाहर जाने को बोलता है, क्योंकि प्लेन में जो आदमी था वो अगस्तीन को उसे मारने के लिए बोल रहा था ताकि उसका दर्द खत्म हो जाए। अगस्तीन गन उठाकर ये काम कर देता है। बाद में अगस्तीन को फ्लैशबैक्स आते हैं जब उसकी गर्लफ्रेंड जीन उसको छोड़कर चली जाती है, क्योंकि अगस्तीन के पास उनके लिए टाइम नहीं था। वहाँ आर्थर पर माया सली का अल्ट्रासाउंड करती है और उसे बताती है कि उसके लड़की पैदा हो रही है। वो लोग ये अनाउंसमेंट क्रू में करते हैं। सब क्रूमेट्स बहुत खुश होते हैं और उसकी बेटी का नाम ढूंढने लगते हैं। वहीं नीचे अगस्तीन और आयरिस जेट स्की पर लेक हेजन की तरफ जा रहे थे। उन्हें रास्ते में एक बंकर मिलता है और अगस्तीन डिसाइड करता है कि वो रात वहीं बिताएंगे। वहाँ आयरिस एक औरत को ड्रॉ करती है जिसे अगस्तीन पहचान लेता है। तब आयरिस पहली बार बात करती है और अगस्तीन से पूछती है कि क्या वो उस औरत से प्यार करते थे। उसी रात वो बंकर मेल्टेड आइस में डूबने लगता है। अगस्तीन किसी तरह आयरिस को बाहर निकालते हैं। वो खुद पानी में स्विम करके उनका सामान बचाने की कोशिश करते हैं पर वो फेल हो जाते हैं। अगस्तीन बंकर से निकल जाते हैं पर उनकी जेट स्की अब डूबना शुरू करती है। वो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं पर वो बहुत तेजी से डूब रही थी। अब उसके पास ना जेट स्की थी और ना ही खाने पीने का सामान, और इन सब में अगस्तीन की डायलिसिस मशीन भी खो जाती है। उन लोगों को अब लेक हेजन तक चल के जाना पड़ता है। वो दोनों अब लेक हेजन की तरफ चलना शुरू करते हैं। अगस्तीन बचा हुआ खाना आयरिस को खिलाते हैं। रास्ते में बहुत भयानक बर्फीला तूफान आता है और उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा था और तभी उन्हें कुछ भेड़िए घेर लेते हैं और अगस्तीन उन्हें शूट करता है। पर इस सब के चक्कर में आयरिस खो जाती है। वो आयरिस को ढूंढने लगता है, जोर जोर से आयरिस का नाम बुलाता है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वो हार मानकर एक बर्फ पर बैठ जाता है। उसी टाइम उसे जीन का एक विजन आता है और जब जीन उसकी तरफ आगे आती है अगस्तीन नोटिस करता है कि वो उसका विजन नहीं बल्कि आयरिस थी और वो उसे जोर से गले लगाता है और वो दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं। अगले दिन अगस्तीन और आयरिस लेक हेजन के वेदर स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। अगस्तीन आर्थर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। सली को अगस्तीन का सिग्नल मिल जाता है। वो उससे बात करना शुरू करता है। सली उसे बताती है कि उनका कॉन्टैक्ट नासा से टूट गया है। फिर अगस्तीन उन्हें कैटास्ट्रोफी के बारे में बताना शुरू करते हैं। फिर उनका सिग्नल इतना क्लियर नहीं था जिसकी वजह से सली को कुछ समझ नहीं आता। कुछ देर में सली का सिग्नल अगस्तीन के साथ कट हो जाता है और आर्थर पर एक अलार्म बजने लगता है। उनका शिप एक एस्ट्रॉइड बेल्ट से गुजर रहा था जिसकी वजह से उनके शिप को बहुत डैमेज हुआ। उनका कम्युनिकेशन सैटेलाइट पूरी तरह से टूट गया है। अब उन्हें कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ पार्ट्स रिपेयर करने पड़ेंगे और उसके लिए क्रू को स्पेस शिप से बाहर जाना होगा। माया, एडी और सली स्पेस से बाहर जाकर पार्ट्स रिपेयर करेंगे। माया स्पेस शिप के बाहर पहली बार जाने वाली थी। वो बहुत नर्वस थी और जाने से पहले उसने काफी बार उल्टी कर दी। फाइनली वो तीनों स्पेसशिप से बाहर जाते हैं। वो लोग सक्सेसफुली कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक कर देते हैं और स्पेसशिप की तरफ वापस जाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त फिर से एस्ट्रोनॉट्स बहुत तेजी से शिप से टकरा जाते हैं। वो तीनों एस्ट्रोनॉट्स रस्सी कसकर पकड़े रहते हैं ताकि स्पेसशिप से दूर न हो। एडी और सली बच जाते हैं पर माया के हेलमेट में ब्लड ड्रॉप्स जमा होने लगते हैं। वो लोग उसे जल्दी से शिप में लेकर आते हैं और जैसे ही उसका हेलमेट खोलते हैं वहाँ बहुत सारा खून निकलता है। वो उसकी चोट से खून रोकने की कोशिश करते हैं पर चोट बहुत गहरी होती है जिसकी वजह से माया मर जाती है। क्रू को माया की मौत से बहुत दुख होता है। कुछ दिन बाद वो अर्थ के पास पहुंचते हैं और अर्थ की हालत देखकर हैरान होते हैं। पूरा अर्थ रेडिएशन में कवर था। सली जल्दी से अगस्तीन से वापस कनेक्ट होती है। अगस्तीन उन्हें कैटास्ट्रोफी के बारे में बताता है। वो उन्हें बोलता है कि वो लोग अर्थ पर लैंड नहीं कर पाएंगे और पूरी स्पेस में बस उन्हीं का क्रू जिंदा है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उन्हें जुपिटर के मून K23 पर वापस जाना होगा। पर क्रू में से एक एस्ट्रोनॉट टॉम वापस जाने की नहीं मानता। वो बोलता है कि उन्हें अपनी फैमिली को अर्थ पर ढूंढना है। वो एडी से परमिशन मांगते हैं एक पॉड लेने की जिससे वो अर्थ पर लैंड होंगे और अपनी वाइफ और बच्चों को ढूंढेंगे। एडी उन्हें परमिशन दे देता है। इसके बाद एक और क्रूमेट मिशेल डिसाइड करता है कि वो अर्थ पर जाकर माया की बॉडी उसकी फैमिली को देगा। टॉम और मिशेल पॉड्स में वापस चले जाते हैं। सली अगस्तीन को बताती है कि 2 क्रूमेट्स अर्थ की तरफ निकल चुके हैं और वो और एडी K23 की तरफ जाएंगे। सली उससे ये भी बोलती है कि वो उनकी बहुत बड़ी फैन है और उसे हमेशा दुख रहेगा कि वो उनसे कभी नहीं मिल पाई। अगस्तीन सली से उनका नाम पूछता है और वो बताती है कि उसका नाम आयरिस है। वो बताती है कि उसकी माँ जीन उन्हें जानती थी क्योंकि अगस्तीन ने उन्हें मून रॉक दिया था। अगस्तीन को समझ आता है कि ये उसी की बेटी आयरिस सलीवन है पर वो उसे ये नहीं बताता। फिर उसे समझ आता है कि जो आयरिस अगस्तीन के साथ अर्थ पर थी वो उसका हेलुसिनेशन था। इसके बाद आयरिस और एडी का स्पेसशिप कम्युनिकेशन ब्लैकआउट के एरिया में चला जाता है और आयरिस का कनेक्शन अपने पिता के साथ कट
हो जाता है। इसके बाद एडी और आयरिस K-23 की तरफ जाते हैं ताकि वो ह्यूमन सिविलाइजेशन फिर से शुरू कर सके और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी से आपने कैटास्ट्रोफी के बारे में सीखा। कैटास्ट्रोफी एक ऐसा डिजास्टर होता है जिससे बहुत ही भयानक डैमेज होता है। इस मूवी में कैटास्ट्रोफी से ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हुई और अर्थ का एटमॉस्फेयर खत्म हो गया। रियलिटी में कैटास्ट्रोफी का एक एग्जाम्पल 2011 का जापान भूकंप था। इसके बाद आपने सीखा कि इंसानों को एक कम्युनिटी में रहना कितना जरूरी है। अगस्तीन अर्थ पर अकेला रहता था जिसकी वजह से उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ गई थी और वो हेलुसिनेट करने लगा था। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवीज से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरीज सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।